Today I am going to discuss about the chapter content specification. The grammar portion are the part of grammar एक्टिव पैसिव वॉइस अंडर कंटेंट स्पेसिफिकेशन। जैसा कि कंटेंट स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत जो चैप्टर हैं, जो पार्ट्स हैं, वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो इंट्रोडक्शन थे, उसकी जो मतलब कि पहचान थी, उसको कैसे जाना जाएगा, उसको किस प्रकार से जो है ग्रामर व्याकरण के अंतर्गत किस प्रकार से उसको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, वो क्या है, उसका बेसिकली थॉट क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर हमने चर्चा करी था। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो वाक्य परिवर्तन का एक नियम है। मतलब उसमें जो है वाक्य को जो है परिवर्तित कर दिया जाता है और अर्थ उसका जो है लगभग या पूर्णतया वैसे ही आता है। मतलब उसका जो मूल अर्थ होता है वो मतलब कि बदलता नहीं है। मतलब वाक्य का थोड़ा सा स्वरूप बदल जाता है, उसका थोड़ा सा सेंस जो है कहने का जो उसका सेंस है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 8 टेंस का बनाया जाता है। तो उस 8 टेंस के अंतर्गत जो पहला टेंस था, आप जानते हैं पहले टेंस के अंतर्गत था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट था, उसका हमने वर्ब टू बी डिटेल जो है एक्सप्लेन और डिस्कस किया था। तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की चर्चा हो चुकी है। तो अब हम इस वीडियो में दूसरा जो उसका टेंस है, मतलब 8 टेंस के अंतर्गत वो दूसरा जो टेंस है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी जो है पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस बनाने से पहले, मतलब उस वाक्य को खत्म करने से पहले हम उसकी सहायक क्रिया की बात करते हैं। तो पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो है इज बीइंग। जैसा कि आप जो है पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, ये 3 सहायक क्रिया होती है। अब इसको हम इन सहायक क्रियाओं को क्लासिफाई कर देते हैं, इसका वर्गीकरण कर देते हैं, ताकि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने में जो है सरल उपाय या सरल तरीके आपको मालूम हो जाए। और उसके अंतर्गत देखिए, जैसे इज बीइंग जो है इसका क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो जब सहायक क्रिया इज बीइंग के प्रयोग की बात आती है, ये जो है ही, सी, इट तथा नेम के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। नेम के साथ प्रयोग किया जाता है। मैं इसको जो है क्लासिफाई कर रहा हूँ। अब आती है दूसरे बिंदु पर आता है एम बीइंग। जैसा कि आप जानते हैं जो एम बीइंग है वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत केवल और केवल आई के साथ, ये केवल आई के साथ प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने से आपको वाक्य को कन्वर्ट करने में आपको आसानी होगी। तो एम बीइंग को मैंने बताया कि आई के साथ प्रयोग किया जाता है। अब बचता है आपका आर बीइंग। मतलब ये 3 सहायक क्रियाएं जो है 3 प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। अब इसमें होगा वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर नाउन्स के साथ प्रयोग किया जाता है, के साथ प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम उदाहरण देकर के आपको हम समझाते हैं कैसे। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की 3 सहायक क्रियाएं हैं। पहला क्या है, इज बीइंग, एम बीइंग, ये पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया है, न कि एक्टिव वॉइस की। जैसा कि आप एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वो इज है, एम है, आर है। तो ये तो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया है। जब इस वाक्य को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप पैसिव
जैसा कि मैंने बताया प्रत्येक टेंस में जो है 3 सेंटेंस होते हैं। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस होता है, आप जानते हैं इसकी चर्चा। थर्ड सेंटेंस के अंतर्गत मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस होता है। अब इन तीनों सेंटेंस को जब आप प्रयोग करेंगे, मतलब कि एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज को हल करेंगे, तो उसके एक नियम होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कैटेगराइज करके सहायक क्रियाओं को मैंने बताया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एसयूआईएस के अंतर्गत सहायक क्रियाओं को मैंने कैटेगराइज कर दिया। सहायक क्रियाओं में मैंने कैटेगराइज कर दिया, तो उसमें बात आई इसके साथ कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ बताया कि इज बीइंग के साथ, एम बीइंग के साथ और आर बीइंग के साथ कौन कौन से क्या कहते हैं प्रोनाउंस आते हैं, कौन कौन से नाउन्स आते हैं। तो अब इसके पश्चात हम थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस के नियम की चर्चा करेंगे। नियम की चर्चा करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप क्या कहते हैं किसी टेंसेज के जो वाक्य होते हैं उनका ट्रांसलेशन करेंगे या उनको किसी प्रकार से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें आपको रूल्स की आवश्यकता होती है। तो बेसिक तौर पर जो है, साधारण जो है व्यू में जो है, पहले आपको उसके नियम को जानना चाहिए। जब नियम को आप जानेंगे तो उस सेंटेंस का नियम, उस सेंटेंस वाले वाक्यों को उसी नियम के साथ कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। इसलिए प्रथम जो बात है वो है कि उसका नियम क्या होता है। तो आप ये जानिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पॉजिटिव सेंटेंस का जो नियम है, पॉजिटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको बताया 3 सेंटेंस होते हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो नियम है उसमें है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप देखिए, आप नोट कर सकते हो। सर्वप्रथम आपको वाक्यों को कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी। सर्वप्रथम कर्म का कर्ता जैसा नियम है, कर्म का कर्ता, आप नोट कर सकते हैं इस नियम को। सर्वप्रथम कर्म का कर्ता प्लस अब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब पूरी सहायक क्रिया आ जाएगी, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, जो कर्म के कर्ता के अनुसार जिस सहायक क्रिया की आवश्यकता हो वो टोटल आ जाएगी। मतलब इज बीइंग आ जाएगी, एम बीइंग आ जाएगी, आर बीइंग आ जाएगा, मतलब उसमें टोटल आएगी। कर्म का कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड पार्ट, मुख्य क्रिया का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के बाद जैसा मैंने बताया कि एजेंट आता है, उसका नाम है बाई, मतलब कि जिसमें कर्ता क्रिया कर्म, मतलब टोटल इश्यूज ऑफ द सेंटेंस इज अवेलेबल इन ए सेंटेंस, सो द हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, कर्म के कर्ता के अनुसार जो सहायक क्रिया आएगी उसी का प्रयोग किया जाएगा। और कर्म के कर्ता के अनुसार जो कर्ता, जो नाउन उसमें आ रहा होगा, कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कि नहीं कि जैसे कि वाक्य जो लिखा है, जैसे आप देख लीजिए, बाई प्लस कर्ता का कर्म, कर्ता का कर्म, ये वाक्य मतलब इसमें बनेगा। अब हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप देखिए, जैसे है he is reading my book, he is reading my book। जैसा कि देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जैसे वाक्य आपके सामने आ गया, कैसे आप बनाने जा रहे हैं उसको, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करोगे। जिस प्रकार से हिंदी में उसकी पहचान होती है वाक्यों को, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी पहचान होती है। जैसे इसमें अंग्रेजी में लिखा है इज रीडिंग माई बुक, को मेरी किताब पढ़ रहा है, तो जब ये वाक्य को आप आइडेंटिफाई करोगे तो उसमें पता लगेगा कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, सहायक क्रिया इज लगी है, तो किस सेंटेंस में किस सेंटेंस का वाक्य, किस टेंस में किस सेंटेंस का वाक्य। तो सबसे पहले आपको टेंस जो है उसको सर्च करना चाहिए, टेंस क्या है। जो ये है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सहायक क्रिया एजएमआर लिखा हो, तो ये सर्टिफाई होता है, ये प्रूव होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब आपने टेंस को आइडेंटिफाई किया तो अब आप सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई करोगे। सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो अगर वाक्य है वो आप निगेटिव सेंटेंस के वाक्य से आप जोड़ने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट, यू शुड नो द टेंस ऑफ एनी सेंटेंस, मतलब कि किसी भी वाक्य को उसके टेंस को जानना चाहिए। कोई भी वाक्य दिया है तो सबसे पहले उसके टेंस को आप जानिए। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि आपने टेंस को आइडेंटिफाई किया। अब आप जब टेंस को आइडेंटिफाई कर लिए तो आप सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई करिए। अब टेंस के बाद जब आपने सेंटेंस खोजा तो पॉजिटिव सेंटेंस, अब पॉजिटिव सेंटेंस
प्रकार से जैसा मैंने नियम लिखा है, जैसा आप नियम लिखा हुआ देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसी प्रकार से आप उसको एक एक वाक्य के एक एक पार्ट को आप उठाइए और उसको कन्वर्ट कर लीजिए पैसिव। चलिए हम दिखाते हैं। जैसा कि पहला जो व्यू होता है एक्टिव पैसिव का, वो मैंने बता दिया है। इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि सर्वप्रथम कर्म का कर्ता, कर्ता का कर्म। ये आप जो है इस प्रकार के जो थॉट है इसको आप याद करिए। प्रथमतया कर्म का कर्ता, कर्ता का कर्म। तो कर्म हम खोजते हैं, कर्म क्या है? माई बुक। अब माई बुक मैं इधर लिखूंगा, माई बुक में लिख दिया, इसमें कर्म जो है लिखा गया। इसके बाद मैं लिखा हूँ या वाक्य में नियम है कर्म का कर्ता, इसके बाद सहायक क्रिया। मैंने ऐसा बताया था कि सहायक क्रिया टोटल आ जाएगी। टोटल मतलब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। आई हैव टोल्ड यू द हेल्पिंग वर्ब्स विल बी रिटेन अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट विच सब्जेक्ट हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि वो कर्ता जो कर्म से आया है वो कैसा करता है, आप उसको चेक करिए। तो माई बुक अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट विच हैज कम फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो माई बुक इज सिंगुलर नंबर, सो यू कैन राइट इज बीइंग। My book is being. I have told you always third form of the verb is used in anywhere in the sentence of passive voice. So my book is being read. आप यहाँ समझ गए, सर्वप्रथम कर्म का कर्ता फिर सहायक क्रिया प्लस थर्ड फॉर्म क्रिया का प्लस बाई। अब आ गए बाई और प्लस यहाँ कर्ता का कर्म रूप। दो बातें मैं बताता हूँ, आप ध्यान देंगे कि कर्ता का कर्म रूप और कर्ता का कर्म दोनों बातें सही है। कर्ता का कर्म का मतलब होता है कि यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन है कर्म के रूप में, कोई पर्सनल प्रोनाउन आया है तो वो कर्ता का मतलब कि कर्ता का कर्म के रूप में लिखा जाएगा। और कर्ता के कर्म रूप का जो तात्पर्य है यहाँ पर लिखने का मतलब, कर्म रूप का मतलब कि यदि वो पर्सनल प्रोनाउन है तो रूप बदलता है, नाउन है तो स्थान बदल जाता है। इसलिए दोनों बातें सत्य है। तो बाई क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही। इसलिए जो है आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस का जो एक वाक्य है वो इस प्रकार से पूरा हो जाता है। और इस प्रकार से यदि एक एग्जाम्पल मोर आपको देते हैं, आप देखते रहिए। तो इस प्रकार से कर्म के अनुसार सहायक क्रिया लिखी जाने का जो मतलब जो रूल्स है उसको आप थोड़ा सा देखिए। जैसे है उसी का उदाहरण मैं लेता हूँ, ही इज कॉलिंग मी। अब आप देख सकते हैं कि वाक्य तो है पॉजिटिव सेंटेंस का, ये बिल्कुल सत्य है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य है। अब आपको मैंने जो रूल्स बताया उसके रिगार्डिंग जो है इसको चेंज करिए, देखिए इसमें क्या परिवर्तन आता है। अब देखिए यहाँ पर ही के अनुसार क्या लिखी गई है, इज, और यहाँ पर मी जो है वो कर्म के रूप में लिखा गया है। अब आप कन्वर्ट करिए, इसको जब आप यहाँ पर ले आएंगे कर्म से कर्ता बनाएंगे तो हो जाएगा आई। जैसा कि आप देखिए आई के साथ मैंने बताया था बी, आई के साथ एम बी, आई के साथ मैंने लिख दिया एम बी। अब देखिए यहाँ पर जो कर्ता के साथ जो सहायक क्रिया थी उसका कोई कंपल्सन नहीं, उसका कोई यहाँ पर नेसेसरी मतलब रूल्स ऑफ रिक्वायरमेंट यहाँ पर उसकी मतलब कि नियम का कोई आवश्यकता नहीं है। अब आई के साथ मैंने अभी बताया था आपको, आई के साथ क्या होगा, एम बी। तो यहाँ पर होगा आई एम बी। अब मुख्य का मतलब ऑलरेडी होगा ही होगा, काल उसके वाले जब आएगा ही का हो जाएगा हिम। अब देखिए एक वाक्य हो गया। अब हम आपको इसी को दूसरे प्रकार से कन्वर्ट करके लिखते हैं। देखिए आई एम फिनिशिंग, देखिए वाक्य देखिए आई एम फिनिशिंग माई वर्क। अब देखिए यहाँ पर जो वाक्य लिखा है फिनिशिंग माई वर्क, ये पास्ट सेंटेंस का वाक्य है। आई के साथ यहाँ यम आया है, हम माई आई है, इसलिए माई और वर्क को दोनों को एक साथ हटाएंगे क्योंकि माई वर्क यहाँ पर कर्म है, इसको हम कर्ता बनाएंगे। जब हम कर्ता बनाएंगे ये हो जाएगा माई वर्क। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंगुलर नंबर आएगा। जब सिंगुलर नंबर आएगा तो उसके साथ सहायक क्रिया होगी इज बीइंग। आई माई वर्क इज बीइंग फिनिश, जैसा कि मैंने आपको बताया ये थर्ड फॉर्म होता है। माई वर्क इज बीइंग फिनिश
बाई आई का मी। देखिए किस प्रकार से परिवर्तन हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस के जितने वाक्य हैं, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में बहुत ही सरल वाक्य, मतलब बहुत ही सरलतम तरीके से आप बना सकते हो, बहुत ही इजी उसका वे है। तो अब हम इसी प्रकार से एक दो सेंटेंस जो है निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस के मतलब एग्जाम्पल्स को और उसके रूल्स को आप देखते रहिए। अब यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस जो हो गया, अब दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का क्या नियम है, आप उसको मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको लिख करके जो है नोट्स पर लिखिए, उसके बाद वाक्यों को टैली करके उसको मिलान करके बनाइए। इसमें नियम है सर्वप्रथम कर्म का कर्ता, जैसा कि आप जानते हैं, प्लस इज, अब यहाँ अलग अलग लिखा जाएगा, इज, यम, आर प्लस नॉट प्लस बीइंग, क्योंकि अब इसमें निगेटिव है, प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड पार्ट, प्लस एजेंट के रूप में आएगा बाई, प्लस कर्ता का कर्म। एक ही लाइन में आप देख लीजिए, आप याद कर सकते हैं, बहुत सरल तरीके से लिखा गया है। अब इसमें आ गया कर्ता का कर्म। अब इसके वाक्य को देखिए हम किस प्रकार से वाक्य बनता है। जैसे है राम इज नॉट टेलिंग ए लाई। अब यह वाक्य जो ये निगेटिव का वाक्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले आप सेंस को पहचाना करिए, इसके बाद सेंटेंस को पहचाना करिए। इन तीनों की जरूरत बहुत जरूरी है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन तीनों चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। बिना इसके आप जिंदगी नहीं कर सकते, बिना इसके रूल्स को आप आइडेंटिफाई के नहीं कर सकते। तो जैसा कि पहली जो पद्धति है वो कर्ता का कर्म और कर्म का कर्ता, आप इसको तुरंत कन्वर्ट कर दीजिए बात को। तो आप पहले ले आइए ए लाइए, मतलब झूठ। अब ए यहाँ पर कैपिटल इसलिए लिखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, द सेंटेंस इज स्टार्टिंग हियर, सो द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस विल बी रिटेन इन कैपिटल फॉर्म। तो मतलब ये एलाई, अब एलाई को आइडेंटिफाई करिए किसके साथ कौन सी सहायक क्रिया होगी। जैसा कि एलाई लिखा है, सिंगल नंबर को इंडिकेट कर रही है, इसलिए एलाई के साथ क्या हो जाएगा इज, और इसके बाद जैसा कि मैंने आपने यहाँ लिखा है इज यम या अननॉट, मतलब चाहे इज होगा चाहे यम होगा चाहे आर, मतलब तीनों में से एक ही लिखा जाएगा। अब उसमें चेक करना पड़ता है, मतलब पहचानना पड़ता है। अभी एलाई है, एक वचन का प्रतीक है, इसलिए यहाँ ई हो गया, तो एलाई प्लस इज प्लस नॉट। अब इसके बाद बीइंग, ये पूरी सहायक क्रिया यहाँ से और यहाँ तक मिला कर पूरी सहायक क्रिया हो गई। अब इसके बाद होगा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड बाई। राम को जो है आप नहीं बदल सकते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन है, उसका केवल और केवल स्थान बदलेगा, केवल और केवल स्थान बदलेगा। इसलिए इस प्रकार से क्या हो गया, एलाई इज नॉट बीइंग टोल्ड बाई राम। एक उदाहरण और देख सकते हैं आप, जैसे अगर ये है द प्यून, आप वाक्य देखते रहिए, मैं हल करके बता रहा हूँ। द प्यून इज नॉट कॉलिंग द स्टूडेंट्स। अब हम इस प्रकार से आप देख सकते हैं द प्यून इज नॉट कॉलिंग द स्टूडेंट्स, सो द प्यून इज सब्जेक्ट एंड द स्टूडेंट्स इज ऑब्जेक्ट, so the student will written in the first place, in the first point of the sentence. So the students, it will be written the students, so it will have written, ये लिख दिया है students। अब आप इसको आइडेंटिफाई जब करोगे तो स्टूडेंट्स जो है वो बहुवचन का प्रतीक है, क्योंकि किसी नाउन में जब यस या यस लग जाता है वो हमेशा बहुवचन को संकेत करता है। तो द स्टूडेंट्स क्या हो गया, बहुवचन हो गया। द स्टूडेंट्स आर नॉट, सो बीइंग
प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म काल प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म रूप द पीयू। सो द sentence has been changed into past tense. So it is very for the students. The students should know. The students should write the rules and the regulations of changing active and passive voice. So it is very simple chapter. So it is very simple part of the grammar active and passive voice. So the questions which are related to the passive voice are asked in the examinations. So students should carefully solve these questions. Why? These questions are very simple, very simple. But when you are when you try to solve these questions, so the rules and identification of the sentences where appear very difficult. So, dear students, you should know the rules. You should know the identifications of the any sentences. Know thoroughly, then try to solve, try to give the answer of the questions. So I will say that the next point, the next sentence is interrogative sentence. It is also sentence which is related to question. मतलब ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन मतलब कि प्रश्न करने पर आधारित है, प्रश्न करने के लिए जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसमें आई हैव गिवन टू कैटेगरी ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो यू शुड नो अबाउट द फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी, द फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. So I mean to say that these are two kinds of interrogative sentence. The first kind of sentence is of related to main interrogative words which are asked with the help of the interrogative words. क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे. I have mentioned it in the first part, in the first type of interrogative sentence. इसको कहते हैं मुख्य प्रश्नवाचक. मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य. ये जो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, आप देखिए. इसके बाद हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, आपको हम एक्सरसाइज के लिए मतलब आपको हम सेंटेंस देते हैं, आप सेंटेंस को देते हैं. तो इसमें क्या होता है मुख्य प्रश्नवाचक वाले में सर्वप्रथम अभी आपको मंतव्य बताते हैं. मुख्य प्रश्नवाचक सर प्लस एक सहायक क्रिया आएगी इज, दिव्या, इज, यम या आर प्लस कर्म का कर्ता. देखिए आप ध्यान देते रहिए, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं. कर्म का कर्ता प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म. जैसा कि मैं आपको बताया कर्ता का कर्म और कर्ता का कर्म क्या मतलब है आप देखिए. इसको मैंने नाम दिया है कि ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है. मुख्य प्रश्नवाचक का मतलब ये होता है कि जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में हों और जो प्रश्न करना है मतलब उन्हीं शब्दों से प्रश्न किया जाता है और वो शब्द जो है प्रायः वाक्य के बीच में आते हैं. हिंदी वर्जन की बात करते हैं, आप वाक्य को देखिए. अब यहाँ पर है वाई आर वी, वाई आर वी स्टीलिंग, वाई आर वी स्टीलिंग दीज बुक्स. आप देखिए वाक्य है वाई आर वी स्टीलिंग, हम इन किताबों को क्यों चुरा रहे हैं. वाक्य है हम इन किताबों को क्यों चुरा रहे हैं. अब आप अगर इसकी हिंदी लिखेंगे तो क्यों जो शब्द है वाक्य के बीच में आया है. तो जो मैंने कैटेगरी किया है, जो मैंने इसको श्रेणीबद्ध किया है उसमें ये जो है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है. तो इसलिए मैंने इसको ए और बी में फॉर्मेट किया है, मतलब ए और बी को का रूप में दिया है. तो इस प्रकार से जो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य है इसका ये नियम है. तो जब ये नियम है तो आप बनाइए, बहुत तरह से बन जाएगा. देखिए ये कहते हैं सर्वप्रथम का मतलब प्रथमतया लिखा जाएगा. ये कहते हैं सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक सब, इनके अकॉर्डिंग चलिए. इसके बाद ये कहते हैं इज या यम या आर. अब इज या यम या आर का निर्धारण कैसे करेंगे
इसके लिए मैंने जो है रूल्स लिखा है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब आप जब सहायक क्रियाएं तीन जो दी गई हैं, दो पार्ट में है ना, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो इज लिखा जाएगा कि एम लिखा जाएगा कि आर लिखा जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, यू शुड नो द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैव टू कम एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट एज ए subject. It was also the object of the sentence, but it is converting, it is changing with the rules of the grammar into passive voice. So you should know about the object. The object is singular number or the object is plural number. So you should write the object in the form of plural or singular. So after identify the object, it is in plural number or singular number, so you can choose easily each m r. So these books, it is also plural number. So why are these books? Why are these books? अब आएगा being, आप देखते रहिए। इसके बाद स्टील का थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। इसके बाद आएगा एजेंट बाई, इसके बाद लिखा जाएगा वी का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है। इस प्रकार से आपको पैसिव मुख्य रोमांचक वाक्य का बनाना पड़ेगा। तो आई मीन टू से दैट आई होप दैट these rules are very easy for the students. So the students should know should know the rules of the grammar with concentrated thought, मतलब कि एकाग्रचित होकर के एकाग्रचित वाले विचारों से इसको जानना चाहिए। So you should know the rules of the second type of interrogative sentence. It is called also be सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसमें लिखा जाएगा सर्वप्रथम सहायक क्रिया। ये जो सहायक क्रिया है ये कर्म के अनुसार आएगा। सहायक क्रिया में आएगा EGMR प्लस कर्म का कर्ता, कर्म का कर्ता प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट आएगा बाई प्लस कर्ता का कर्म, कर्ता का कर्म, कर्म रूप में आपने भिन्नता बताया है। सो यू शुड नो ऑल ऑफ फर्स्ट द डिफरेंस बिटवीन मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सहायक प्रश्नवाचक, मुख्य प्रश्नवाचक और सहायक प्रश्नवाचक वाक्य में अंतर जानना चाहिए। अब देखिए जैसा कि इसमें बताया गया कि इसमें जो वाक्य होता है वो हिंदी वर्जन में, मतलब हिंदी आप मेथड से आप देखेंगे तो इसमें जो वाक्य होता है वो प्रायः जो है सहायक प्रश्नवाचक, मतलब कि क्या क्या कहाँ या मुख्य प्रश्नवाचक शब्द जो क्या होता है प्रायः उससे प्रारंभ होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे आर यू, देखिए इसकी हिंदी में लिख देते हैं आर यू सेलिंग योर बुक्स, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो, अब इसकी हिंदी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या तुम अपनी किताबें बेच रहे हो। देखिए अब इसमें जो क्या शब्द है ये भी, मतलब इसके अंत में क्वेश्चन मार्क जो है, जो मार्किंग है वो क्वेश्चन मार्क की है, मतलब क्वेश्चन मार्क जो लगा है। सो इट इज आल्सो ए क्वेश्चनिंग सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, बट इट इज आल्सो स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब्स। व्हाई द वर्ड व्हाट इज what has been addressed in the starting point of the sentence, मतलब कि starting point, सेंटेंस के starting point में ही क्या शब्द आया है, इसलिए जो है ये मतलब कि वाक्य प्रारंभ में है, इसलिए सहायक प्रश्नवाचक है। तो इसमें
आपको कुछ नहीं करना है, मतलब इसमें आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बी वाले का मतलब सहायक प्रश्नवाचक वाक्य का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बहुत सिंपल सा है। तो आप नियमों पर जाइए, नियम से आप भिन्न नहीं होंगे, नियम के अकॉर्डिंग ही आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, नहीं तो फिर गलती होना है। तो इसमें कह रहे हैं कि सहायक क्रिया मतलब कि सर्वप्रथम कीजिए या आप मतलब जो तीन सहायक क्रिया होती हैं वो उनका प्रयोग आप तभी करेंगे, आप तभी जाएंगे कर्म के पास। तो कर्म के अकॉर्डिंग इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर और ऑब्जेक्ट इज सिंगल नंबर, सो यू कैन choose, you can select the helping verbs among the three helping verbs each and are. So the object is also plural number, so your books, so it is also plural number, you can write also are. It is not are of you, मतलब ये you का अर्थ नहीं है, ये जो है ये यहाँ से आया है, ऑब्जेक्ट जब बहुवचन का है यहाँ पर सहायक से आ गई are. So you can write the subject in the form of object, so it cannot be changed by, it is also noun. And your books, it is same written in the place of the subject of object, your books. So after written the object into the form of subject, you will write being. This is the part of helping verb. And after this you will write the third form of verb sell, so sold. Then you will write agent as y and the subject in the form of object. You cannot be changed in the form of object, so it is same in the object form, it is same in the subject form. So it is written are your books being sold by you, it is proved, so it is correct. So the rules of the passive voice of interrogative sentence B मतलब सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों का जो नियम है वो बहुत ही सरल है. So the students write the rules of the interrogative sentence on B. So the second examples is she singing a song. This is the second type of sentence. Is she singing a song? I told you about the rules of the grammar. So you can write the first idiom or after choosing, after knowing about the subject numbers, object numbers of the subject. So a song, it is also single number. Is a song being, मुक्रिया का फट फॉर्म आएगा संग, एजेंट आएगा बाई, इसके बाद सी का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वो होता है ये वाक्य ये भी बन गया. तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो सेंटेंस है उसके जो पैसिव वॉइस हैं उसमें इस प्रकार के तीन सेंटेंस आते हैं. तीनों के जो रूल्स हैं उसको आप जो है बखूबी जो है क्या करते हैं याद कर लीजिए, उसको जो है पूरा जान लीजिए. इसके बाद किसी भी प्रकार से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वाक्य जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से रिलेटेड है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं. तो इस प्रकार से जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हमने जो है आज समाप्त किया. अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट जो टेंस है पैसिव वॉइस का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसको हम इसके बाद बताते हैं.